पिछले एपिसोड में हमने ठोस, द्रव, गैस व प्लाज्मा, खासकर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में विस्तार से जाना था। साथ में हमने यह भी जाना कि इस दुनिया में प्रत्येक चीज मैटर से बनी होती हैं, चाहे वो हमारी अर्थ हो, हमारी संपूर्ण गैलेक्सी हो या हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम हमारे आसपास व पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सब मिलाकर यूनिवर्स के मात्र 5% हिस्से के अंतर्गत ही आता है। बाकी 95% चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया में है तो सही, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आज के इस नए एपिसोड में हम उन्हीं 95% रहस्यमयी व अदृश्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। यदि वैज्ञानिकों की माने तो इन 95% चीज़ों में करीब 25% चीज़ें डार्क मैटर हैं और 70% डार्क एनर्जी है, और ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरह से इनविजिबल है। एक बार के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम इस निष्कर्ष पर आखिर कैसे पहुँचे कि 95% हिस्से के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। चलिए जानते हैं। आप सभी ये तो मानते हैं ना कि मैथमेटिक्स ने ही आम इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदला है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बिना गणित लगाए हम किसी रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेज सकते थे। क्या मैथ के प्रयोग के बिना हम किसी सैटेलाइट की रियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आज मैथ के प्रयोग के जरिए ही हम एस्ट्रॉयड की अलग अलग दिशा के बारे में जान पाते हैं, और सबसे बड़ा योगदान इस यूनिवर्स को समझने में गणित का ही है। लेकिन हमारी इस मैथ में बेहद ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। हमारे यूनिवर्स में हमारी मैथ गलत साबित होती है, या हम कह सकते हैं कि जितनी गणित हम जानते हैं उससे हम यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे। लेकिन यदि हम यूनिवर्स की बात न करके केवल हमारे सोलर सिस्टम की ही बात करें तो हमारी गणितीय अवधारणाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। परंतु यूनिवर्स के लेवल पर हमारी गणित काम क्यों नहीं करती? क्या हमारी मैथ गलत है या कोई और वजह है? जी हाँ, वजह है हमारी मैथ का अधूरी होना। लेकिन अब इसके बारे में हमने पता कैसे किया? इसे समझना बेहद ही आसान था। हम सभी हमारी यूनिवर्स की गैलेक्सीज को घूमते हुए पाते हैं, और यहाँ तक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी 210 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है, और यह रफ्तार हमने गणित की ही सहायता से प्राप्त की है। फिर आगे चलकर अन्य प्रयोगों के जरिए हमने इसके मैथ का भी पता लगाया, जो काफ़ी हद तक सही भी था। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई। हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वे बेहद ही तेज़ी से घूम रही हैं, और यह रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि इसके चलते सभी सितारों और ग्रहों को बाहर की ओर फिक जाना चाहिए था। इसके बाद हमने सैकड़ों गैलेक्सियों के समूह का मॉडल बनाकर देखा, तब भी इशारा इसी ओर था कि सभी पिंडों को बाहर की ओर फिक जाना चाहिए और इसके इस द्रव्यमान को कब का नष्ट हो जाना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सभी गैलेक्सीज के अंदर अदृश्य मैस की वजह से एक ग्रेविटी पैदा हो रही है, जो कि संपूर्ण गैलेक्सी को बांधे हुए है, और हमारी गणित इस अदृश्य मैस को समझ नहीं पा रहा, या कहें तो हमारी मैथ अभी अधूरी है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बात है 1660 की, जब आइजैक न्यूटन प्रिज्म में से या उसके अंदर से लाइट को पास कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि लाइट असलियत में 7 रंगों से मिलकर बनी है, और तब उन्होंने माना कि यही सबसे बड़ी डिस्कवरी है और इसके आगे और कुछ भी पता लगाया नहीं जा सकता। परंतु आगे चलकर सन 1800 में महान वैज्ञानिक विलियम हर्शल ने पता लगाया कि लाइट के 7 भागों के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, और इंफ्रारेड लाइट की खोज कर उन्होंने सर आइजैक न्यूटन को गलत साबित कर दिया। इसी तरह आज हम यूनिवर्स को जिस नज़र से देखते हैं, हम इसे देखकर यह नहीं कह सकते कि इसके अंदर व आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ हम जरूर गलत हैं, और इनका सबूत है यही अदृश्य द्रव्यमान। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया डार्क मैटर। परंतु अब समस्या खड़ी हो गई कि हम साबित आखिर कैसे करें कि डार्क मैटर सचमुच प्रेजेंट है, क्योंकि बिना प्रूफ के हम इसे सच भी नहीं मान सकते। वैसे हम सब जानते हैं कि इसकी मात्रा हमारे यूनिवर्स में
95% है, पर फिर भी हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि डार्क मैटर को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होते हुए नहीं पाया गया है। और दूसरी बात, इसकी मात्रा बेहद ही पतली है। यह इतना पतला है कि इसे हम अन्य मैटर की तरह नाम भी नहीं दे सकते। परंतु एक चीज है जो डार्क मैटर से सीधे तौर पर ताल्लुक रखती है, और वो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और किस्मत से हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। हम जानते हैं कि हर बड़े मैस वाले ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। जिसका जितना ज़्यादा मैस होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। हमारी आकाशगंगा को भी ग्रेविटी ने संभाला हुआ है। डार्क मैटर भी साधारण मैटर की ही भांति ग्रेविटी पैदा करता है, जो कि गैलेक्सी को बांधे रखने में उसकी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, डार्क मैटर की उपस्थिति को हम ग्रेविटी की ही मदद से नापते हैं। अब यहाँ पर हम इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के बारे में पता लगा चुके हैं, लेकिन हमें इसके मेन सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डार्क मैटर और उसका भी मेन सोर्स, इसके बारे में जानना बेहद ही पेचीदा है। परंतु आज वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स को जानने के बहुत से तरीके निकाल लिए हैं। आज के समय में हम आकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सहायता से देख सकते हैं। इसे रेडियो वेव व एक्सरेज की हेल्प से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अंत में वेलोसिटी कर्व थ्योरी की मदद से हम यूनिवर्स को ग्रेविटी की सहायता से भी समझ सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लैक होल। बात है साल 2015 की, जब खगोलविदों द्वारा एक क्लस्टर कोलाइजन देखा गया। तब हमने सभी थ्योरीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सहायता से इसका गहन अध्ययन किया। आप सब जानते हैं कि क्लस्टर कोलाइजन एक प्रकार की गैलेक्सीज कोलाइजन ही होते हैं। यह यूनिवर्स की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और वैज्ञानिकों ने माना कि इतनी बड़ी घटना से डार्क मैटर पर जरूर कोई ना कोई असर तो जरूर पड़ेगा ही। आखिर सभी गैलेक्सीज में 95% डार्क मैटर ही होता है। परंतु इसके रिजल्ट्स ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना से डार्क मैटर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। आज वर्तमान में LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो लेबोरेटरी में ही डार्क मैटर को बना सके। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि हमें डार्क मैटर व उसके प्रभाव को समझना है तो हमें ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को बदलना होगा। इस आइडिया के मुताबिक ग्रेविटी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और गैलेक्सीज में प्रेजेंट ग्रेविटी हमारी नज़र में आने वाली गैलेक्सी से काफ़ी अलग है। यानी हमें इसका अंदाजा है कि डार्क मैटर आखिर क्या नहीं हो सकता, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह नॉर्मल मैटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह होता तो इसके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल जरूर निकलते जिन्हें हमारे उपकरणों द्वारा जरूर पकड़ा जाता। इसके अलावा डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि जब एंटी मैटर नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट होता है तब हमें भिन्न भिन्न प्रकार के गामा रेज देखने को मिलते हैं। डार्क मैटर ब्लैक होल से भी नहीं बनते। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि शायद डार्क मैटर से मिलकर ही ब्लैक होल का जन्म होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए, ब्लैक होल का जन्म डार्क मैटर से बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका जन्म तारे की मृत्यु की एक घटना होती है। इसके अलावा ब्लैक होल एक जगह को ही पकड़े हुए रहता है, परंतु डार्क मैटर प्रत्येक जगह पर फैला हुआ है। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो डार्क मैटर के होने को साबित कर सके? वेल, इसका जवाब है यस। ADME यानी एक्सियन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे सेंसिटिव डिवाइस है, जो छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सकता है। इस डिवाइस को बनाने में 30 सालों से भी अधिक का समय लगा है, लेकिन अभी इससे यह देखना बाकी है कि यह क्या डार्क मैटर को खोज पाने में सक्षम होगा या नहीं। यदि आपको लगता है कि डार्क मैटर बेहद ही रहस्यमयी ऑब्जेक्ट हैं और इसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, तो आप गलत हैं, क्योंकि डार्क एनर्जी इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बात है साल 1998 की, जब खगोलविदों के एक ग्रुप को पता चला कि हमारा यूनिवर्स लगातार हाई स्पीड से फैलता जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक स्थिर ऑब्जेक्ट नहीं है, यह लगातार आगे की ओर बढ़ता और फैलता जा रहा है।
लेकिन ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? और यदि इसके पीछे का कारण बिग बैंग है तो उस घटना को घटे काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है और बिग बैंग से निकली एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो यूनिवर्स को अब तक गतिमान बनाए रख सके, और वो भी एक लगातार बढ़ते हुए त्वरण के साथ। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ और भी है जो इसे गतिमान बनाए हुए है, और वो है डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स के 70% हिस्से में फैली हुई है। वैसे आपको बता दें कि डार्क एनर्जी की थ्योरी से पहले एक और थ्योरी थी जिसे बेहद ही ज़्यादा माना जाता था, और वो थी कि हमारे यूनिवर्स का प्रभाव ऐसा ही है कि हमारा यूनिवर्स का प्रत्येक हिस्सा लगातार फैलता ही रहता है, या कहें तो यह यूनिवर्स का एक गुण है। परंतु आगे चलकर इस थ्योरी को मैग्नेट यानी चुंबक ने गलत साबित कर दिया। पर कैसे, चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि चुंबक या तो दूसरी चुंबक को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित, और इसके हमें पीछे का कारण पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व मैग्नेटिक फील्ड। पर क्या होता यदि हमें इसके पीछे का कारण नहीं पता होता? यही बात लागू होती है हमारे यूनिवर्स में भी। परंतु मैग्नेट ने साबित किया कि इसके लगातार बढ़ते व फैलते रहने का कुछ ना कुछ कारण जरूर है, और इस कारण को हमने नाम दिया डार्क एनर्जी। अब जरा आप सोचिए और देखिए कि एक ऐसा फोर्स जो लगातार यूनिवर्स को फैलते रहने पर मजबूर कर रहा है, और उसके पास कितनी एनर्जी होगी, और सबसे बड़ी बात यह यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद है। सुपरनोवा, हाइपरनोवा या किलोनोवा से निकली एनर्जी इसके सामने नगण्य है। परंतु अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम डार्क एनर्जी को पहचान पाने, देख पाने या समझ पाने के आखिर कितना नज़दीक हैं। डार्क एनर्जी में डार्क का मतलब ब्लैक या अंधेरा नहीं होता, बल्कि डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके गुणों को लेकर हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं। यह अजीब सी प्रॉपर्टीज रखने वाली मैटर यानी डार्क एनर्जी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ए से थोड़ी बहुत मेल भी करती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी को नकार दिया था? साथ में इस थ्योरी को फज फैक्टर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर में नहीं जानते थे कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक त्वरण के साथ फैलता जा रहा है। वो स्थिर ब्रह्मांड या स्टैटिक यूनिवर्स में बिलीव करते थे, जो उस समय पर सच भी माना जाता था। अपनी इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए उन्होंने एंटी ग्रेविटी को जन्म दिया था। ये एंटी ग्रेविटी फोर्स यूनिवर्स को बड़ा होने से रोकता है, लेकिन स्थिर यूनिवर्स पर उनकी थ्योरी के रिजल्ट्स गलत मान दर्शा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी को नकार दिया। लेकिन उनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी, और यहाँ एंटी ग्रेविटी फोर्स डार्क एनर्जी है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इन सभी के अलावा एक और थ्योरी है जिसे हमारे वैज्ञानिक सबसे अधिक सम्मान देते हैं, और वो है कि डार्क एनर्जी एक फोर्स है जो हमारे ब्रह्मांड को लगातार बाहर की ओर धकेल रही है, और भविष्य में ये हमारे संपूर्ण यूनिवर्स को नष्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए एक रबड़ को समझिए। लगातार रबड़ को खींचे जाने पर एक समय पर यह जरूर टूट जाएगा। अब और आज बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो डार्क एनर्जी को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब भविष्य में देखना ये है कि ये डार्क एनर्जी के बारे में कुछ जान पाते हैं या नहीं। आप डार्क मैटर व डार्क एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।